जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल के सियासी तातुल के बाद नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर के लीडरों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज्यादातर लीडरों ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और असेंबली इलेक्शन कराने की मांग की। खसूसी दर्जे की बहाली का मौजू भी मीटिंग में उठाया गया, जिस पर कहा गया कि यह मामला अभी अदालत में जेर समाअत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मौजूद थे। मीटिंग में 8 सियासी पार्टियों के 14 लीडरान शामिल हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीटिंग के बाद कश्मीर से मुतल्लिक कौन सी नई बात सामने आई। मीटिंग का मरकजी मौजू जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात रहा, लेकिन ये बात बहुत पहले से तय थी कि हदबंदी के बाद फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर से इंतखाबात कराए जाएंगे। वहीं बात अगर दफा 370 और 35A की बहाली के मुतालबे को लेकर करे तो मरकजी हुकूमत मीटिंग से पहले ही इस बात को वाजे कर चुकी थी कि इन मुतालबात का मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, BDC DDC इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। 370-35 से जिस तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का। About that, but it was, as Beg Saab said, held in a very cordial manner, and I think there was a lot of emotional bonding given what has happened in the last 2 years, and we came out quite positive that hopefully there will be some delivery for the people of JNK in the medium run and also in the short run. What about the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे। हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भी जुड़ चुके हैं। परवेज, ये बताएं कि नया कश्मीर की बात हो रही है, तो इस नए कश्मीर में नया क्या है? जी मुनज़्ज़ा, नया कश्मीर बेशक एक बहुत ही अच्छा एक स्लोगन है, लेकिन ये नया कश्मीर अगर हम यहाँ बात करें तो नया कश्मीर सियासतदानों के लिए है, लेकिन जो आम कश्मीरी है उनके लिए नया इस मीटिंग में कुछ नहीं है। अगर हम बात करें सियासतदानों के हवाले से, तो सियासतदान पिछले 3 साल से यहाँ पे पूरी तरह से इरेलेवेंट हो गए थे और इनकी कोई भी इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी इवन वो तक कवर नहीं करते थे मीडिया वाले, इतना इरेलेवेंट यहाँ पे ये हो गए थे। और जो सियासत
सियासत इनकी थी वो पूरी तरह से ठप हो गई थी और सियासत करने के लिए सियासतदान को जरूरी है कि वो सियासत में रहे और तभी वो जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकता है। तो एक बहुत बड़ा मौका इन सियासतदानों को मिला है जो पिछले 3 साल से ये बंद पड़े हुए थे, अब खुल के ये सामने आएंगे। अब ऐसा लगता है कि बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू होगा और जो मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला है और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो एक बार फिर से रेस्टोर होगी। मुनज़्ज़ा, अगर इस मीटिंग के हवाले से हम बात करें तो मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि एक ब्रेक हुआ है, एक आइस ब्रेक हुआ है जो पिछले 3 साल से यहाँ पे लगातार चल रहा था। जो एलजी हुकूमत के दौरान यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक जो राज चल रहा था उसके चलते लोग भी काफी मायूस हैं उससे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तरक्की के नाम पे यहाँ पे बहुत कम हुआ, तरक्की उतनी ज्यादा हुई नहीं जितनी एक्सपेक्टेड थी। जो जॉब्स की एक्सपेक्टेशंस लोगों को थी या जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे तो प्रोजेक्ट्स जो बनने थे यहाँ पे जिसका वादा किया गया था वैसा भी कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि मैं कल भी कह रहा था कि एम्स की अगर हम बात करें, एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको यूटी बनने के बाद बहुत हाइप दी गई, लेकिन एम्स अभी भी बनने से कासिर है। यहाँ पे एम्स पे यहाँ पे मुसलसल जो है वो तकरारें चल रही हैं और तनाजा चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे और उसका काम भी ठप पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर जॉब्स के हवाले से बात करें तो 50,000 के करीब बोला गया था कि जॉब्स देंगे, लेकिन अगर हम यहाँ के ट्रेडर्स के फिगर्स माने तो पिछले 3 साल में यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो नए सिरे से बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में 50,000 जॉब्स तो दूर की बात है, इवन जो यहाँ पे काम काज कर रहे थे अपना वो भी बेकार हो गए। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस ऑल पार्टी मीटिंग से सियासतदानों के लिए तो कई दरवाजे खुले हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, आम पब्लिक मायूसी हुई है इससे, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 370-35 पे बात होगी, उम्मीद ये की जा रही थी कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन पे बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को इस मीटिंग में नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स के बयानात की बात करें, आप बॉडी लैंग्वेज इनकी देख सकते हैं कि मीटिंग होने के बाद बॉडी लैंग्वेज कुछ लीडर्स की डिफरेंट नजर आई और खासतौर अगर हम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें, जिस तरह से उन्होंने फिर से जोर दिया पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पे, ऐसा लगा कि मीटिंग में शायद वो जो उनका प्लान था, जो उनका मंसूबा था, जो उनका बोलने का जो मंसूबा था वहां पे, वो शायद उनकी पूरी तरह से वहां पे सुनी नहीं गई। तो इस वजह से जो वो बाकी की जो बड़ास है उन्होंने बाहर आके फिर मीडिया के सामने निकाली और फिर से वही बात उन्होंने की जो यहां से जाते टाइम उन्होंने की, जो कि जिसपे बीजेपी को काफी ऐतराज हुआ था कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान को बीच में लाना, लेकिन महबूबा मुफ्ती अपने इससे बाज नहीं आई और उन्होंने मीटिंग के फौरन बाद ये फिर से बयान दिया कि जो पाकिस्तान है उससे बातचीत होनी चाहिए मसले कश्मीर के हल के लिए। दूसरा, अगर हम दोनों पार्टीज एनसी और पीडीपी की बात करें, जो दोनों के कॉमन स्टेटमेंट्स आए हैं वो ये हैं कि आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के लिए वो लगातार लड़ते रहेंगे। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो आर्टिकल 370 है वो एक इनजस्टिस हुआ था, उसका हटना इनजस्टिस हुआ था यहाँ के लोगों के साथ, और जो वो लड़ाई है वो पुरअमन तरीके से वो हमेशा लड़ते रहेंगे। इसी तरह का स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती का भी आया था। महबूबा मुफ्ती ने भी साफ कर दिया था कि जो वायलेंस का रास्ता है वो वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाएंगे, लेकिन जितना भी टाइम लगता है, चाहे 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, लेकिन वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की मांग नहीं छोड़ेंगे और उस पर काम लगातार करते रहेंगे। लेकिन मुनज़्ज़ा, इसमें एक और पहलू भी है, वो जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा, जो आने वाले दिनों में लोगों तक पहुंच जाएगा, वो ये है कि जब ये लीडरान वापस कश्मीर आते हैं, क्या ये एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करके इस मीटिंग के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे जराए अभी तक कह रहे हैं कि वो ये है कि शायद एक स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट में ये कहा जाएगा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जो है वो स्टेटहुड रेस्टोर पहले किया जाए और उसके बाद इलेक्शन का ये शुरुआत की जाए। ये एक मांग हो सकती है इन मेंबर्स की तरफ से। अब इसमें कितना है ये अभी तक एक कयास आ रही है और सिर्फ ये जराए के हवाले से खबर है कि ऐसी एक मांग हो सकती है, क्योंकि ये सारे लीडर्स जो हैं इनको फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों को, अपने वोट बैंक के लिए कुछ न कुछ तो यहाँ के लोगों को कहना है, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ इन्होंने डिलिमिटेशन पे बात की, मीटिंग में सिर्फ इन्होंने इलेक्शन पे बात की, क्योंकि जब इन्होंने बात आर्टिकल 370 की छेड़ने की कोशिश की, वहां पे तो इनको साफ कहा गया है कि इस पे बात नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। तो उसके हवाले से जो ये मीटिंग, जो मेंबर्स हैं यहाँ से जो गए थे, ज्यादातर मेंबर्स
खासतौर अगर पीएचईडी की बात करें, वो मायूस ही लौटे हैं वहां से, क्योंकि 370 के हवाले से वहां पे बात नहीं हुई। कुल मिला के देखें तो मरकज की इस मीटिंग के दौरान पूरी जीत हुई है। मरकज चाहती थी कि ये जो पार्टियां हैं ये डिलिमिटेशन कमीशन के साथ कोऑपरेट करें और डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है उसको अच्छी तरह से अंजाम दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन किया जाए और उसके बाद वो आगे चल के वो फैसला करेंगे कि कब यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। लेकिन उसमें भी काफी अड़चने हैं। अगर स्टेटहुड बाद में रेस्टोर किया जाता है और इन लीडर्स को कहा जाता है कि पहले वो इलेक्शन लड़ें, तो मसला ये होता है कि ये लोगों के पास लेके क्या जाएंगे। पिछली बार तो ये आर्टिकल 370 को लेके गए थे, इस बारी लोगों के पास क्या लेके जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि पिछले 3 साल में ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं 370 के हवाले से सिर्फ ये बातें करती आ रही हैं, लेकिन इन्होंने ऑन ग्राउंड इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, बल्कि चंद ही मीटिंग की। इनफैक्ट अगर हम पीएचईडी के हवाले से बात करें, पीएचईडी में भी उसके बाद ही इन पिछले 3 सालों में इतनी दरारें पड़ी हैं कि जो पार्टी स्पोक्समैन उस वक्त हुआ करते थे सजाद गनी लोन, उनको भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। इमरान रजा अंसारी थे और वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये मीटिंग से पहले का ही हाल ऐसा था। तो मीटिंग के बाद आने वाले दिनों में क्या सामने आता है वो जरूर यहाँ के लोग जानना चाहेंगे। लोग काफी उत्सुक हैं उस बारे में कि जब ये लीडर जो है जो कश्मीर का रुख वापस करेंगे तो क्या ये एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, क्या ये मांग ये करेंगे कि पहले स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए उसके बाद इलेक्शन किया जाए, या फिर जो इनसे मरकज ने कहा है इस मीटिंग के दौरान उस पर ये चुपचाप अमल करें। वो देखने वाली बात होगी। समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू के लोगों को काफी उम्मीदें वाबस्ता थी इस मीटिंग से, खुशी हुई मीटिंग के बाद या फिर मायूसी हुई? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, परवेज कह रहे थे सेम सिचुएशन जम्मू में भी है। जम्मू कश्मीर हमें डिफरेंट नहीं देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम एक है। हाँ, परसेप्शन हो सकता है, कुछ डिमांड्स अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी वही प्रॉब्लम है, जम्मू में भी प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, जितने भी बाकी इश्यूज हैं जम्मू और कश्मीर दोनों में वो सेम है। और इसलिए न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मू में भी सभी लोग यही चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शंस हो, यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट दोबारा आए। देखिए, पिछले 3 साल से लगातार गवर्नमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर में। कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, और ये सही बात है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, लेकिन जो काम ग्राउंड पे होना चाहिए, जैसे ब्यूरोक्रेसी कभी भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव का मुतबादिल नहीं हो सकता, एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल सिस्टम का मुतबादिल कभी भी नहीं हो सकता। और अफसरशाही में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपना जोर लगा रही है, लेकिन फिर भी जो सिविल गवर्नमेंट है, हर एक की डिमांड यही है कि सिविल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जिस तरह कश्मीर वैली की बात है, इसी तरह जम्मू में भी लोगों को उम्मीद थी कि कल जो मीटिंग हुई उसमें एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली समीर, आपसे इसमें मजीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी तर्जुमान सुहेल बुखारी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। सुहेल, सबसे पहले कल जो मीटिंग हुई उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल भी मीटिंग के बाद जरा इबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया जी। और उस मीटिंग में जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, तो जो हमारा मौकिफ है जम्मू कश्मीर के हवाले से, चाहे वो मसले के रेजोल्यूशन की बात हो, चाहे वो 370 और 35A के बारे में हो, चाहे वो उसके बाद जिस तरह के हालात बतदरीज वहाँ बने हुए हैं पिछले 2 साल से, आवाम का जीना दोभर हो गया है और यके बाद दीगरे हर दिन एक नया कानून लाया जा रहा है। तो लोग जिस मुसीबत में इस वक्त वहाँ हैं, जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने वो सारे मसले मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने रखे और बाकी सब लोग ने। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव बात तो है ही है, क्योंकि सिर्फ चंद दिन पहले तक एकदम क्रिमिनलाइज हो गया था ये बात करना, या इन लीडर्स के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही थी। मुझे लगता है उससे थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं और इस प्लेटफॉर्म पे एकदम खुले जहन से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बड़ी क्लियर अंदाज में अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी की। सुहेल बुखारी, महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात तो रखी, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा जो इससे जिसको आप कहिए कि हासिल क्या हुआ, वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि
हम लोग यही बात कहते आ रहे हैं 5 अगस्त 2019 से, और कल तक इस बात को कहने पे हमें एंटी नेशनल कहा जाता था, हमारे नाम पे क्या क्या नहीं कहा जाता था, और आज हम इस लेवल तक आ गए हैं कि यही बात, यही मौके बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के हमने जो मुल्क की जो आला तरीन क़यादत है, प्रेसिडेंट मोदी साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं या वजीर दाखिला हैं, उनके सामने रखी बिना झिझक के। तो मुझे लगता है ये एक फासला और एक सफर अपने आप में है जिसको कल की मीटिंग में तय कर दिया गया। सुहेल बुखारी, पीएजीडी कहां पर स्टैंड करता है अब? क्योंकि हमने देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीनगर में तो एकजुट होकर सब सामने आए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं और उनके बयान बदल जाते हैं और महबूबा मुफ्ती के बयान को वो निजी बताते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बात करते हुए कहा था कि हमारी कोशिश ये थी जब हम श्रीनगर में थे, कि हमारी कोशिश ये थी कि पीएजीडी का एक साझा मौक़िफ़ है और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसके 35A हो 370 हो, उसके हवाले से बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। तो हम पहले तो इस मत के थे कि पीएजीडी को रिप्रेजेंट किया जाए, फारूक साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं पीएजीडी के, वो वहां जाएं। लेकिन जब वो इंटरनल मीटिंग हुई तो उसमें अलग अलग आरा आई, तो कहा गया कि नहीं जी इंडिविजुअली जाइए। तो यहाँ पे आके हमने जो अपना मौक़िफ़ रखा है, मुझे लगता है वो वही था जो पीएजीडी का एक पब्लिकली एक्सप्रेस्ड स्टांस है, उसी को हमने आगे रखा, उसी पे इंसिस्ट किया, उसी को रिएटरेट किया। रही बात फारूक साहब की, तो मुझे लगता है कि उनके किसी बयान पे कोई रिएक्शन देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। सुहेल, ये बताया कि 370-35A पे मरकज ने साफ कर दिया है कि कोई बात होनी नहीं है इस पर, और स्टेटहुड भी कब मिलेगा उस पर भी कोई वाज़ेह बात नहीं सामने आई है। इलेक्शन होंगे तो क्या पीडीपी उसमें शामिल होगी, उस पर क्या स्टैंड है? देखिए, पहले तो ये बात की ये कहा गया है कि 35 से 370 पे कोई बात नहीं होनी है। मैं उसको जरा दूसरे जाविये से देखता हूँ। कोई बात नहीं होनी का क्या मतलब है? कल की जो मीटिंग हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, काफी इंपॉर्टेंट लोग उसमें बैठे थे और ये बात हुई। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बहुत ही क्लियर अंदाज में अपना मौके वहां रखा और ये भी बता दिया कि ये जो आर्टिकल 370 या 335A है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के उमंगों और एहसासात के साथ जुड़ा हुआ, ये हमारी शिनाख्त का मसला है और ये हमारे लिए एक आर्टिकल ऑफ फेथ है और इसके लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे। हम इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, सबको पता है कि बीजेपी का इस पे क्या मौक़िफ़ है। वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहेंगे कि इसको रेस्टोर करने की और कोई अमल हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मौक़िफ़ से इसको लेके हट जाएं या हटे हुए हैं। तो ये महबूबा मुफ्ती साहिबा ने वहाँ पे एक बड़ा साफ अल्फाज में बता दिया कि एग्री टू डिसएग्री का जो मंत्र है उसके चलते हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। बीजेपी को ये आईनी जो शिक हैं इसको हटाने में 70 साल लगे हैं। 1947 से वो चाहते थे, 2019 में उनको मौका मिला, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने हटाया वो हमारे लिए गैर कानूनी और गैर आईनी है। इसी तरह से हम भी अपने जो सियासी मौक़िफ़ है हमारा, जम्मू कश्मीर के अवाम की जो हुकूक हैं, उनकी जो उमंगे हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। इसमें कितना वक्त लगता है उससे हमारे जो अज़ाइम है उसको वो कम नहीं होंगे। सुहेल बुखारी, इलेक्शन प्रोसेस होना है तो डिलिमिटेशन प्रोसेस में शामिल होना होगा, पीडीपी तैयार है उसके लिए? देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चरिंग डिलिमिटेशन को करने के लिए बनाया गया है उसमें डिलिमिटेशन कमीशन में सिर्फ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो असेंबली के हों या फिर पार्लियामेंट के हों, उनको इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त असेंबली नहीं है तो जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको रखा गया है। तो आपको पता है कि इस वक्त हमारा ना तो कोई मेंबर लोकसभा में है ना राज्यसभा में, और जो असेंबली है उसका तो खैर जिक्र ही क्या करना है। तो उसमें हम ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि उन्होंने उसको उसी तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। जी बिल्कुल। सुहेल बुखारी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपने सुना सुहेल बुखारी का क्या कहना है कि उनका कहना है कि एक जो है पॉजिटिवली इस मीटिंग को देखा जाना चाहिए और बातें पीडीपी ने पूरी तरह से रखी है, जिस तरह से 370-35A का कहा गया था कि वकालत की जाएगी, महबूबा मुफ्ती ने पूरी तरह से वो बातें रखी है। लेकिन
जब पहले से ही पता था कि इन मुद्दों पर मरकजी सरकार बात नहीं करना चाहती है, इन पर कोई फैसला नहीं आएगा, कोई नतीजा इसका सामने नहीं आएगा, फिर वो बात सामने रखना उसका क्या मतलब बनता है? देखिए मुनज़्ज़र, यहाँ मैं सुहेल बुखारी से एक बात पर ज़रूर इत्तेफाक करूँगा कि जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हैं वो एक बात में तो कामयाब हो गई कि आर्टिकल 370 और 35A का मसला एक बार फिर से उन्होंने उठाया। पिछले 3 साल में अगर देखें तो इसको जैसे डस्टबिन में डाल दिया गया था, इस मसले को जैसे ये कोई मसला था ही नहीं। लेकिन एक हाईएस्ट फोरम पे कल बात हुई है और उसके बाद जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है उनसे बाहर आके मुखातिब होकर उन्होंने ये कहा कि वो लगातार इस पे लड़ती रहेंगी और इसकी मांग करती रहेंगी। तो किसी हद तक अगर देखें तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इसमें कामयाब रही हैं। लेकिन अगर हम असली कामयाबी की बात करें वो ये होती कि अगर मरकज इस बात पे गौर करती और मरकज जो मीटिंग में जो बाकी मेंबर्स थे, होम मिनिस्ट्री के थे या प्रधानमंत्री खुद थे, वो इस बात को थोड़ा संजीदा लेते। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जब यहाँ से बात 370 और 35A की उठी तो वहां से साफ जवाब ये आया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर अभी बात नहीं हो सकती है। और यहाँ पे जो बाद में जो बयानात आए हैं बीजेपी की तरफ से, उससे भी ये साफ हो रहा है कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शंस और उसके बाद स्टेटहुड और 370 और 35A की कहीं बात वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी हद तक अगर देखें तो कामयाबी सिर्फ इस बात में मिली है कि एक बार फिर से मसले को उजागर कर दिया गया है, एक बार फिर से मीडिया में इस मसले को लाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें कल से ही मीडिया में लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है कि 370 बिल्कुल लगातार इन मामलों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ दिल्ली से शैलेंद्र वांगू भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताया कि मीटिंग हुई और तमाम तर पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंग इलेक्शन के बेस पर हुई है, कि फाउंडेशन यही था कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो, पर ये बात जो है 2018 से ही पता थी कि इलेक्शन होना है। तो मेजर क्या कुछ गेन था इस मीटिंग में? देखिए मुनज़्ज़र, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे। वो इस वक्त अंदर ही है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। कल भी उनके बेटे ने, उमर अब्दुल्ला ने ब्रीफ किया था मीडिया को कल की बैठक खत्म होने के बाद जी। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर बहुत भीड़ थी मीडिया कर्मियों की, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि वो बात करने को तैयार नहीं है फिलहाल। लेकिन आपको बता दें कि कल की मीटिंग एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी और जो भी नेता वहाँ से निकल के बाहर आए हैं लगभग सभी ने ये कहा है कि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी तो पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा शुरू करने के लिए। और इस मीटिंग में सभी को सुना गया, सभी को मौका मिला कि वो अपनी बात रख सकें। और वहीं उसके बाद हमारी बात कुछ एक नेताओं से भी हुई है जिन्होंने हमको बताया कि ये सही वक्त था इस मीटिंग के लिए। किसी भी इस मीटिंग का मुखालफत किसी ने नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि उनको बात नहीं करने दी गई। सबने अपना मुद्दा रखा। ये भी कहा गया कि दिल की भड़ास भी निकाली गई और सेंटर की तरफ से भी एश्योरेंस दिया गया। पीएम मोदी ने खुद ये बात कही है कि डिलिमिटेशन पूरा होने के बाद ही प्रायोरिटी रहेगी कि वहाँ पर चुनाव कराया जाए। और पीएम मोदी का एक अहम बयान ये भी था कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी एक व्यक्ति की भी मौत होती है, किसी एक शख्स की भी अगर मौत होती है तो उनको उसकी बहुत पीड़ा होती है। और यंग जनरेशन के लिए उन्होंने जो मैसेज दिया है कि सभी का कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि यूथ के लिए वहाँ पे काम किया जाना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए काम किया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक बहुत पॉजिटिव माहौल में ये मीटिंग हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले वक्त में वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को दोबारा शुरू करने के लिए ये एक पहला महत्वपूर्ण कदम है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन सभी 14 लीडरान को सुना। और करीब 3.5 घंटे ये बैठक चली है कल यहाँ दिल्ली में। लेकिन इन नेताओं को भी ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की मुलाकातें और भी होंगी। कल की भी उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है कि सिर्फ एक मुलाकात से दिल की या दिल्ली की दूरी कम नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर सेंटर भी ये बात मानता है कि ऐसे में ऐसे और कदम उठाने होंगे ताकि जो पिछले 2 सालों में जो गैप आ गया था उसको दूर किया जा सके और नई शुरुआत की जा सके नए कश्मीर के लिए। बिल्कुल समीर, ये बताया कि बात की गई मीटिंग में दिल की दूरियां और दिल्ली से जो दूरियां हैं उनको कम किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कल से ही जम्मू में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। बिल्कुल 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 आपने सही कहा, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जिन लोगों को लगता था कि जम्मू के लिए कुछ मिलेगा, कश्मीर के लिए कुछ मिलेगा और सबकी यही मांग थी और उनको लग रहा था कि हो सकता है कि स्टेटहुड के बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, स्टेटहुड का ऐसा है कि जो रियासत का दर्जा छीना गया है उस पर तकरीबन सभी पार्टी एक ही मत है, एक ही बात कह रही है। देख लीजिए, कांग्रेस
कांग्रेस भी यही कह रही है, पीडीपी हालांकि अपना एक स्टैंड है 370 के बारे में, लेकिन उनका भी ये कहना है कि रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने तो खुल के कहा है कि अगर रियासत का दर्जा नहीं मिलता है और उसके पहले ही इलेक्शन होते हैं, देखिए सेंटर ने कल वाज़ेह इशारा दिया कि डिलिमिटेशन होगा जी, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टेटहुड की बात की जाएगी, तो वो पच नहीं रही है अपोजिशन पार्टीज को, और खासकर आम लोगों को भी वो पच नहीं रहा। उनका ये कहना है कि पहले स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होनी चाहिए, एक पॉपुलर पावरफुल गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है बीजेपी के लिए कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी कि जिससे उसका दावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो उसका ग्रिप है, पॉलिटिकल ग्रिप है, वो कमजोर हो गए। देखिए आगे इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन है, बहुत सारी चीजों का इलेक्शन, बहुत सारी रियासतों का इलेक्शन है, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर पर बीजेपी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगी। और जब इलेक्शन खत्म होंगे, यूपी के बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, देखिए अगर दिल्ली की गद्दी जिसको पानी है तो यूपी से निकलती है वो गद्दी, तो कोई भी पार्टी इस वक्त जोखिम नहीं लेना चाहेगी कि कोई ऐसी चीज करे कि जिससे उसको प्रॉब्लम कल होगी। और जम्मू कश्मीर, शैलेंद्र ये बताएं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बात क्योंकि हो रही है लोगों की उम्मीदों की और तरक्की के राह पर गामजन होने की, वहीं काफी उम्मीदें सबको इस बात पर थी कि स्टेटहुड की बात होगी और स्टेटहुड जो है बहाल होगा, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं मायूसी मिली है लोगों को। देखिए स्टेटहुड की जहां तक बात है, स्टेटहुड वापस देना ये कमिटमेंट है सेंटर का, और कल इस कमिटमेंट को दोहराया गया है सभी लीडर्स के सामने, और सभी लीडर्स ने ये बात मानी भी है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जाहिर तौर पर स्टेटहुड जो लिया गया है उसके बाद वहां पर तरक्याती काम किए बढ़ाए गए हैं, और कल भी ये कहा गया है कि मैक्सिमम स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचा है। करीब 96% स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचा है। तो ऐसे में स्टेटहुड को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टेटहुड वापस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल सेंटर की तरफ से कहा गया है, पीएम मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि इस प्राथमिकता इस बात की है कि वहां पर डिलिमिटेशन के बाद जल्द वहां पर चुनाव कराए जाने चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर होनी चाहिए। हमने देखा कि ग्रासरूट डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैसे मजबूत किया गया, चाहे पंचायत इलेक्शंस हो, डीडीसी इलेक्शंस हो, तो ऐसे में अब वहां पर असेंबली इलेक्शंस जल्द होने चाहिए। इसको लेकर भी सेंटर ने एक बार इस बात को दोहराया है। लेकिन जहां तक स्टेटहुड की बात है, माना ये दिलों की और दिल्ली से दूरियों को कम करने की शुरुआत की है। कल यानी कि 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हुई मीटिंग में सबसे अहम बात जो सामने आई कि ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की शुरुआत बहुत जल्द होगी। डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद एक पॉजिटिव स्टेप पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर में। समीर, बेहद शुक्रिया आपका, साथ ही साथ शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, परवेज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, खबर दोपहर में फिर